फ्लिकी आरएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं, समय कम बचा है, भर्ती आगे भी जाती है या जो बचे हुआ समय है इसमें भी यदि आप शानदार तैयारी चाहते हैं तो जिन भी स्टूडेंट ने इससे पहले भी तैयारी करी है या कर रहे हैं उनको पता है कि फ्लिकी का जो क्वेश्चन बैंक है वो कितना इफेक्टिव है। आपका कंप्लीट सिलेबस जब आपको क्वेश्चन फॉर्मेट में मिल जाता है, जब आप एक बिल्कुल वैसे ही रिवर्स इंजीनियरिंग जैसा है कि क्वेश्चन थ्रू कॉन्सेप्ट आपका पूरा रिवीजन हो जाता है। क्वेश्चन के माध्यम से आपको पता चलता है कि जब आप 7500 क्वेश्चन से गो थ्रू होंगे तो आपको इतने सारे आइडियाज़ आएंगे, आपको पता चलेगा आपकी तैयारी कितनी मजबूत है, क्या चीज़ें आपको आ रही हैं, क्या चीज़ें छूट रही हैं। सभी क्वेश्चन के सिंपल आंसर अवेलेबल कराए गए हैं, सभी क्वेश्चन के वहाँ वीडियो सोल्यूशन भी अवेलेबल कराए हैं। यदि आप वर्कशॉप से जुड़ते हैं तो वहाँ पर आपको जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसके वीडियोज़ के साथ साथ नोट्स भी अवेलेबल कराए गए हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ फ्लिकी का क्वेश्चन बैंक, जहाँ 7500 का क्वेश्चन बैंक है। अभी कुछ डिस्काउंट चल रहे होंगे तो आप जो भी फ्लिकी का टीम है उसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं दिए हुए कांटेक्ट नंबर पे, और वहाँ से जो भी आपका डिस्काउंट है वो ले सकते हैं, कोर्स परचेज कर सकते हैं, अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। धन्यवाद। Read the passage given below carefully and answer the questions that follow using your own words as far as possible. लिमिट कितनी है? 100 वर्ड्स है ना, 100 वर्ड्स, इससे ज़्यादा नहीं करना है आपको। मैन हैज़ ऑलवेज वेलकम्ड रेन, ठीक है। विदाउट इट मैनी लैंड वुड बी बैरन। बैरन का मतलब होता है सूखा, खाली, बंजर। Yet now the rain in many parts of the world has taken on a new threatening aspect, है ना। Acidification is rapidly becoming a major environmental problem. Acid rain is not a new phenomenon. What is new in the realization that it is an international problem? Rain in many parts of the world has taken a new threatening aspect. It mixed in the air with pollutant from burning fossil fuels, particularly from power stations, factories and motor vehicles, and bring down diluted sulfuric acid. It is acid rain. Industrial region in the world suffer much more acidic fallout than before. This is mainly because power stations, some industrial processes, vehicles and homes emit ever increasing amount of sulfur and nitrogen in the air. The sulfur and nitrogen compounds emitted by burning fossil fuel can be blown thousands of kilometers by the wind to cause acid rains in the centers from the points of origin. Lake and rivers were the first victims of rivers the first victim of acid rain to become evident. As the water becomes more acidic, the aluminum in it starts to increase. The aluminum in the soil increases, thus making it easier for bacteria to damage the fine roots of trees. Acid fog persists for days and damages trees in mountain areas. Forests close to industrial center also suffer if there is a atmospheric acid disposition. High concentration of sulfur dioxide in the air damage leaf and the productivity of the tree. तो ये इसके अलावा एसिड रेन्स इज किलिंग, ये मैं भी आपको करेक्ट करवा दूं। एसिड रेन्स इज किलिंग fish and other water life, and it also corroding buildings including some of the world's most important monuments। ठीक है, ये है आपका पैसेज, एक बार पढ़ लो। मैं इसमें एक बार जो करेक्शन है वो आप लोगों को करवा देता हूँ। ओके, चलो खैर कोई नहीं, तब तक आप जो प्रश्न है इन पर एक नज़र डालो। आप पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि अटेम्प्ट अ प्रेसी ऑफ द अबव पैसेज। पहले तो प्रेसी राइटिंग लिखना है इसका, है ना। क्या करना है आपको? प्रेसी राइटिंग लिखना है। दूसरा क्वेश्चन देखो, व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज द एसिड रेन। ऑथर के अकॉर्डिंग एसिड रेन क्या होती है? आपको इसका जो आंसर है वो देना है भाई। चलो मैं बता देता हूँ, देखो आपको, है ना, इज किलिंग फिश है वो, ना, मिल गया मुझे पैसेज। ये क्या है? इज किलिंग फिश है, इज किलिंग फिश है, ठीक है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं है, हो गया अब आपका। अब हम इसकी एक प्रेसी राइटिंग लिखेंगे और प्रेसी राइटिंग की लिमिट जो होगी वो 100 वर्ड्स की होगी, ठीक है ना। चलो देखो जरा,
तो ये पैसेज हमने पढ़ लिया है। पैसेज को आपको 2 बार पढ़ना है, 3 बार पढ़ना है, जब तक आपको समझ में नहीं आ जाए ना एक बार अच्छे से, उसके बाद ही आपको आंसर करना है, ठीक है। अब जो प्रेसी राइटिंग होती है ना, इसकी लिमिट आपको कितनी रखनी है, 100 वर्ड्स। कितनी रखनी है आपको इसकी लिमिट, 100 वर्ड्स रखनी है। तो चलो कोशिश करेंगे, हमारा इस पेज में आ जाएगी ये, है ना। तो हम इसकी प्रेसी राइटिंग जो है वो लिखते हैं एक बार। प्रेसी राइटिंग में क्या होता है, आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, मैं इसके बारे में आपको पढ़ाऊंगा, अभी पढ़ाया नहीं है ना। इसके बारे में मैं आपको पढ़ा दूंगा तो आपको चीज़ें जो हैं वो और आसान हो जाएंगी। एक बार हम बाकी क्वेश्चंस का आंसर कर लेते हैं, तो फिर पैसिव राइटिंग को करते हैं, ठीक है। देखो पहला हम 2nd नंबर का क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज द एसिड रेन। ऑथर के अकॉर्डिंग एसिड रेन जो है वो क्या होती है ना। तो एसिड रेन क्या है, देखो आप यहाँ लिख सकते हो, द एसिड रेन, है ना, द एसिड रेन, है ना, द एसिड रेन इज द रेन, इज द रेन, है ना, विच कंटेन्स। एसिड रेन में क्या क्या आता है, जो डाइल्यूटेड सल्फरिक है, जो लिखा हुआ था इसमें, डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक, डाइलेटेड सल्फ्यूरिक, डाइल्यूटेड सल्फरिक, इसके अलावा एसिड, एसिड बिकॉज ऑफ मिक्सिंग, क्या कर देंगे, बिकॉज ऑफ मिक्सिंग वाटर एंड हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स, बिकॉज ऑफ मिक्सिंग वाटर एंड हार्मफुल पॉल्यूटेंट, पॉल्यूटेंट्स, ठीक है। यहां तक हो गया आपका। और इन पॉल्यूटेंट में क्या आएगा, जैसे आपका एक तो हम लाइक लगा के लिख देंगे, जैसे आपका सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, है ना, ये दोनों चीजें होती है ना, सल्फर एंड नाइट्रोजन, सल्फर एंड नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये तो आपका हो जाएगा पहला। क्लियर हो गया आपका पहला आंसर कि ऑथर के अकॉर्डिंग एसिड रेन है जो क्या होती है। अब हम चलते हैं 3rd नंबर के क्वेश्चन पे, जो है हाउ इज एसिड रेन हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के लिए कैसे हार्मफुल है, तो देखो ये किस तरीके से हार्मफुल है। तो देखो द एसिड रेन है ना, इसमें आपने पैसेज में देखो यहाँ देखा था, देखो इसमें lakes and rivers were the first victim of acid rain become evident as the water becomes more acidic, the aluminium in it starts to increase, the aluminium in the soil increases, thus marking it easier for bacteria to damage the fine roots of trees, है ना। तो ये जो है यहाँ से आपको इसका आंसर जो है वो लेना है, ठीक है ना। आंसर जो है आपको यहाँ से इसका आंसर लेना है। चलो तो लिखेंगे द एसिड रेन, है ना, तो हम लिखेंगे इफेक्ट्स, प्रभाव डालती है, वाटर बॉडीज, वाटर बॉडीज लाइक लेक्स एंड रिवर्स, बड़े वाटर बॉडीज यही हैं, लेक्स एंड रिवर्स, है ना। उसके बाद जो वहां लिखा हुआ था उसको लिख सकते हैं एज, जो वाटर होता है ना, इन देम, यानी इन दोनों में, बिकम्स
क्या हो जाता है, बिकम्स एसिडिक। पानी कैसा हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। द एल्यूमिनियम contain in soil increases, contained in soil increases, जब इसकी मात्रा जो है बढ़ती है ना, वो क्या करता है, विच डैमेजेस द रूट्स ऑफ ट्रीज, वो पेड़ों की जड़ों को क्या करता है, डैमेज कर देता है। यही उसमें लिखा हुआ है ना। इससे जो बिल्डिंग्स होती है उनको भी बड़ा नुकसान पहुंचता है, तो हम लिख सकते हैं एसिड रेन किल्स एक्वाटिक लाइफ, यानी वाटर लाइफ, जितने भी जीव जंतु रहते हैं ना उनको खत्म करती है। एंड कोरोड्स, और किस पर भी प्रभाव डालती है, मैन मेड बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स, इन पर भी इनका बड़ा प्रभाव होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। और 4th नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इनका क्या बताना है, इन योर ओन सेंटेंस ब्रिंग आउट दियर मीनिंग क्लियरली। बेरेन का मतलब क्या होता है, इन सब का आपको बताना है कि इनका मतलब जो है वो क्या क्या होता है, ये बताना है आपको, है ना। है ना, जैसे पहले हम बैरन का ले लें। बैरन का मतलब होता है बंजर से, है ना, बंजर से, है ना। तो द लैंड ऑफ डेजर्ट, है ना, द लैंड ऑफ डेजर्ट्स इज बैरन, ऐसे लिख सकते हैं कि रेगिस्तान की भूमि कैसी होती है, बंजर होती है ना। दूसरा पूछा थ्रेटनिंग, जैसे हिज एनिमीज आर ऑलवेज थ्रेटनिंग हिम, है ना। उसके बाद है प्रोडक्टिविटी, क्या है प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता, है ना, उत्पादकता। ठीक है, नहीं प्रोडक्टिविटी से पहले एमिट है, अरे एक शब्द तो रह गया हमारा, एमिट या इमिट का मतलब क्या होता है कि किसी चीज का बाहर आना, है ना। The vehicles emit कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, और तेरी कार्बन
डाई ऑक्साइड। ठीक है, इसके अलावा हमारा है प्रोडक्टिविटी। कौन सा है प्रोडक्टिविटी? तो प्रोडक्टिविटी क्या होती है? उत्पादकता होती है ना? ठीक है, प्रोडक्टिविटी क्या होता है? हम कहें द प्रोडक्टिविटी कलर तो एक ही रखेंगे ना, चलो दो नहीं रखेंगे, चलो एक बार मैं कलर वही रेड ले लेता हूँ। द प्रोडक्टिविटी ऑफ दिस लैंड इज वेरी हायर, है ना, उत्पादकता। और एक हमारे पास बचा कोरोडिंग, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, कोरोडिंग को जगह है हमारे पास, कोरोडिंग, है ना। एक मिनट, द corruption has corroding the future of youth, है ना। रिकॉर्डिंग का मतलब होता है पूरी तरीके से क्या करना, उसको खत्म करना, बैड इफेक्ट हो जाएगा एक तरीके से, तो बुरा प्रभाव डालता है या मतलब खत्म कर किए जा रहा है। ठीक है, और भी आप अलग अलग तरीके से लिख सकते हो, मतलब पूरी तरीके से फ्यूचर को खत्म कर देना वैसे। ठीक है, तो ये चारों आपके जो हैं यहाँ से हो गए हैं। अब हमारा एक क्वेश्चन और रह गया था, वो किससे संबंधित है? थीम से संबंधित है भैया ना, थीम से संबंधित, प्रेसी राइटिंग से संबंधित है ना। प्रेसी राइटिंग को जरा हम लिख लेते हैं एक बार। देखो, पहले तो हम क्या करते हैं, टाइटल डालते हैं, है ना। टाइटल सबसे पहला काम क्या है हमारा, हम यहाँ क्या करेंगे, टाइटल डालेंगे, है ना। और टाइटल जो है हमारा है फर्टिलिटी, फर्टिलिटी। टाइटल हमारा क्या है, फर्टिलिटी है। वैसे मैं अगर आप एक बार मैं इसको पढ़ा दूं आपको तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके पूरे जितने भी टाइप्स हैं वो मैं पढ़ा दूंगा, तो इस क्वेश्चन को मैं आपको बाद में करवा दूंगा, ठीक है ना। क्योंकि अभी मैंने इसके बारे में आपको पढ़ाया नहीं है, तो आपको इसके बारे में अंदाज़ा भी नहीं लगेगा कि भाई प्रेसी राइटिंग लिखते कैसे हैं, तो फिर आपको थोड़ी सी दिक्कत जो है ना वो हो जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि इस प्रेसी राइटिंग को मैं सेव करके रखूँगा, आपको प्रेसी राइटिंग जो है इसकी मैं करवा दूंगा, आपको डोंट वरी, घबराना नहीं है ना, मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो 2 पैसेज आपके हो गए हैं, तो फिर बाकी की बात हम नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे। ऐसे ही आपको और भी पैसेज में करवा दूंगा। प्रेसी राइटिंग एक बार पढ़ा देता हूँ मैं, ताकि आपको वो इजीली समझ में आ जाए, उसके बाद हम इसका जो आंसर है वो कर लेंगे, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट सेशन में आप लोगों से मुलाकात होगी, या फिर इस 1 मिनट, इस प्रेसी राइटिंग को मैं आपको प्रेसी राइटिंग वाले सेक्शन में करवा देता हूँ, ठीक है। अभी आप इसको इतना ही रखो, प्रेसी राइटिंग, क्योंकि प्रेसी राइटिंग मैंने पढ़ा ही नहीं है तो आप करोगे कैसे, तो दैट इज द पॉइंट ना। तो प्रेसी राइटिंग पहले पढ़ेंगे, उसके बाद इसका डिस्कशन हम करेंगे। तो मिलते हैं अब आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। काम ही पूजा है और कोई काम छोटा नहीं होता, अक्सर आपने देखने को मिला होगा, मतलब आपको देखने को मिलता है ना। चलो अब हम देखते हैं तो इसको देखो, वर्किंग हार्ड एंड डूइंग ग्रेट वर्क इज एज इंपेरेटिव एज ब्रीथिंग।
देखो हिंदी अर्थ तो ये कि काम ही पूजा है, आपका जो काम है वो आपको करना चाहिए, प्रॉपर तरीके से करना चाहिए, समय पे करना चाहिए। देखो जॉर्ज लुइस क्या कहते हैं कि वर्किंग हार्ड, परिश्रम कठिन करो, डूइंग ग्रेट वर्क, महान काम करो, है ना। या देखो कठिन परिश्रम और महान काम करना उतने ही अनिवार्य हैं जैसे कि आप क्या करते हो, श्वास लेते हो। इंपेरेटिव का मतलब क्या है, या अनिवार्य। चलो एक बार देखो आप लोग, फिर मैं बताता हूं इसको। This epigram refers to the importance and the value of work in one's life. ये जो एपिग्राम है ना, ये किस चीज के बारे में बताता है, इंपोर्टेंस और वैल्यू किसकी, काम की, हर व्यक्ति की जिंदगी में। अ मैन कैन फुलफिल ऑल हिज एम्बिशंस, व्यक्ति अपने जीवन की सभी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सकता है इफ ही सेट्स हिज आईज ऑन हिज गोल, अगर वो व्यक्ति अपनी नजर अपने गोल पर रखे। ही इज एन आर्किटेक्ट ऑफ हिज ओन फेट, वो ही अपने भाग्य का निर्माता है। वन हु पुट्स इन हार्ड वर्क इन हिज वेंचर्स, अगर व्यक्ति कठिन परिश्रम करता है अपने किसी काम में, ऑलवेज टेस्ट सक्सेस, उसको सफलता जरूर मिलती है। हिज जीस्ट फॉर वर्क, और काम के प्रति जो लगन है ना, कैन ब्रिंग वंडर्स ऑफ लाइफ, वो बहुत सारे वंडर्स जिंदगी में लेके आ सकती है। 10 वाइज थिंग इज नॉट टू पुट ऑफ टिल टुमारो, तो सबसे जरूरी चीज जो है ना वो कल पर नहीं रुकना है आपको। दोज हु पुट ऑफ वर्क ऑफन रिपेंट, और जो व्यक्ति काम नहीं करते वो अक्सर क्या करते हैं, पछताते हैं। रियल लाइफ कंसिस्ट इन रियलाइजिंग ड्रीम्स, और एक्चुअल में वास्तविक जीवन क्या है, अपने सपनों को रियलाइज करना है। वर्क इज रियल वर्शिप, और वर्क ही असली पूजा है। मेंस ट्रू सलेवेशन, और व्यक्ति का जो वास्तव में सलेवेशन यानी कि मोक्ष प्राप्ति है ना, वो कहाँ है, वर्क के अंदर बसती है। यूजफुल एंड क्रिएटिव वर्क डन फॉर द वेलफेयर एंड हैप्पीनेस ऑफ मैनकाइंड, है ना। या फिर क्या कहा गया है, और कहा है कि यूजफुल एंड क्रिएटिव वर्क मानवता की भलाई और लोगों के कल्याण में किया गया है, तो उसमें भी क्या बसती है, मोक्ष की प्राप्ति, आपको मतलब मोक्ष प्राप्ति की बात वहां हो जाती है। आइडल पर्संस, जो व्यक्ति कामचोर हैं, वो एक्चुअल में पैरासाइट्स हैं सोसाइटी के लिए। दे रन अवे फ्रॉम द स्ट्रगल ऑफ लाइफ, जो अपने जीवन के संघर्ष से भाग जाते हैं, दूर चले जाते हैं। वर्क इज डिवाइन, वर्क जो है देवीय है। फॉर्च्यून्स ऑल्सो फेवर्स दोज, और भाग्य भी उन लोगों का साथ देता है हु बिलीव, जो विश्वास करते हैं इन द प्रिंसिपल ऑफ हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम के सिद्धांत में। नेम एंड फेम कैन नॉट बी अर्न्ड बाय अ शेयर स्ट्रोक ऑफ लक, नेम और फेम दोनों नाम मात्र केवल और केवल भाग्य से प्राप्त नहीं किए जा सकते। वन हैज टू स्ट्राइव फॉर गेटिंग एंड रिस्पेक्टेबल प्लेस इन सोसाइटी, तो व्यक्ति को प्रयास करना पड़ता है एक रिस्पेक्टेबल प्लेस पाने के लिए सोसाइटी में। इट इज पॉसिबल ओनली थ्रू यूजफुल वर्क, और ये किस प्रकार पॉसिबल है, केवल यूजफुल वर्क के माध्यम से। इट इज द हाईएस्ट काइंड ऑफ वर्शिप, और यही सबसे बड़ी क्या है, पूजा है। सबसे बड़ी क्या है, पूजा है। तो ये सारी बातें आप लोगों को बताई गई है इस वाले एपिग्राम में, आप देख सकते हो। ठीक है भाई। अब है आपका राइट टू इंफॉर्मेशन। कौन सा है, राइट टू इंफॉर्मेशन है। देखो जरा, राइट टू इंफॉर्मेशन, इसके बारे में भी आपको भाई पूरी बात पता होनी चाहिए। आरटीआई के बारे में आपको लिख हेलो 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 होना चाहिए, वो इंक्लूड किया जाता है ना, कौन कौन सी बातों का। राइट टू इंफॉर्मेशन इज अ पार्ट ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स टू द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एज वेल एज राइट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। देखो जरा,
तो वही सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, मैंने आपको बता दिया, तो अब उसी प्रोसेस को आपको फॉलो करना है ना। देखो, राइट टू इंफॉर्मेशन जो है इज अ पार्ट ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स टू द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एज वेल एज राइट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। देखो, राइट टू इंफॉर्मेशन हमारे फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है, टू द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एज वेल एज राइट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। राइट टू इंफॉर्मेशन हमें मजबूत करता है, किसको? एक्ट एम्पावर्स द पीपल ऑफ इंडिया टू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम गवर्नमेंट। यानी इस एक्ट के तहत आप सरकार से कोई भी जानकारी जो है वो ले सकते हो। द राइट टू इंफॉर्मेशन बिल वॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट एंड दिस बिल वॉज एक्सेप्टेड by the President on June 15, 2005. This law came into force on 12th October 2005, except for Jammu and Kashmir. 2005 में इसको क्या कर लिया गया, जून में प्रेसिडेंट के साइन हो गए, उसके बाद 2005 अक्टूबर में ये लागू हो गया, जम्मू और कश्मीर को छोड़कर वहां इसको लागू नहीं किया गया। द मेन पर्पज ऑफ दिस राइट, और इस राइट का मेन उद्देश्य जो है ना वो क्या करना है, टू मेक एवरी कॉन्शियस सिटीजन, जो भी कोई जागरिक नागरिक है उसके लिए आसान बनाना है, टू मेक दियर डिजायर्ड इंफॉर्मेशन अवेलेबल, कि जो भी जानकारी वो लेना चाहते हैं वो आसानी से अवेलेबल हो जाए। इफ अ डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन डिनाइज इंफॉर्मेशन, अगर कोई भी डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन किसी भी प्रकार की जानकारी की मना कर देता है, then the complaint can be lodged against them in the Central Information Commission। अगर वो मना करते हैं तो आप उनके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हो, आप उनके खिलाफ FIR लॉन्च जो है वो करवा सकते हो। It has been given the status of fundamental rights, है ना, और ये हमें फंडामेंटल राइट्स प्रदान करता है। इनकॉर्पोरेट अंडर आर्टिकल 19A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप आर्टिकल का भी रेफरेंस यहां दे सकते हो। एनी सिटीजन कैन ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन ऑफ द वर्क, कोई भी नागरिक जो है वो अपने काम की जानकारी ले सकता है, रोल के बारे में, मोड ऑफ ऑपरेशन क्या है, एंड अदर ऑफ द गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशन, उनका क्या रोल है, क्या मोड ऑफ ऑपरेशन है, इन तमाम चीजों की जानकारी जो है एक व्यक्ति जो है यहाँ पे ले सकता है, उसके पास ये जो है पावर होती है भाई एक तरीके से, ठीक है। विथ द हेल्प ऑफ द राइट, और इस राइट की मदद से सभी जो सिटीजन्स हैं आर टू कैरी आउट द इंफॉर्मेशन, वो जानकारी ले सकते हैं, एंड टू मूव द गवर्नमेंट्स फंक्शनिंग टुवर्ड्स ट्रांसपेरेंट एंड मोर रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस। और इससे क्या होगा कि वो सरकार की जो फंक्शनिंग है वो ट्रांसपेरेंट हो और रेस्पॉन्सिव गवर्नेंस हो, इस चीज के बारे में वो पता कर सकते हैं। अब वो एक तरीके से ओपिनियन हो जाएगी उनकी। दिस इज अ मीनिंगफुल एफर्ट टू इंप्रूव द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, और ये एक तरीका है, अब एक रास्ता है सरकार के फंक्शन को कंट्रोल करने का। एंड ऑफिशियल्स, और इससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी, जब लोगों को पता लग जाएगा कि भाई इसके बारे में ये जानकारी है, RTI के माध्यम से आप इसके बारे में पता कर सकते हो, तो आप ऐसा कर सकते हो भाई। द राइट टू इंफॉर्मेशन विल बी अ हिस्टोरिक स्टेप। हिस्टोरिक का मतलब होता है ऐतिहासिक, टू कंट्रोल करप्शन इन द कंट्री। इससे क्या है, देश में करप्शन जो है उसको भी रोका जा सकता है। एंड टू कंट्रोल द रेड टेप इन द ऑक्यूपाइड ऑफिसल्स। रेड टेप एक टर्म चलती है, रेड टेपिज्म, आप लोग समझते होंगे, लाल फीताशाही चलती है ना, बहुत ज्यादा ऑफिशियल, टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज है, उसको भी हटाया जा सकता है। आप सीधे मांग लो कि मुझे बता दो, है ना। फॉर अ हेल्दी डेमोक्रेसी, एक अच्छे डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए, इट इज नेसेसरी फॉर ऑफिस बियरर्स टू बी अकाउंटेबल फॉर पोस्ट। यानी सभी ऑफिशियल्स को अपनी पोस्ट के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। अ कॉमन सिटीजन हैज द राइट, अधिकार है उसे, टू नो, जानने का, व्हाट प्लान हैज कम फॉर हिम बाय द गवर्नमेंट, की कौन सी योजनाएं सरकार के द्वारा उसके लिए लाई गई है। इज दैट प्लान वर्थवाइल, क्या ये योजना उचित है। इज दैट प्लान बीइंग इंप्लीमेंटेड प्रॉपरली, और क्या ये योजनाएं सही तरीके से लागू हैं या नहीं है। व्हाट हैज बीन स्पेंट अकॉर्डिंग टू द बजट,
कितना खर्च किया गया है बजट के अकॉर्डिंग। इन सच अ सिचुएशन द राइट टू इंफॉर्मेशन, ये सभी सिचुएशंस के लिए ये जो अधिकार है वो बहुत जरूरी है। टू ब्रिंग अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी, और बीइंग ट्रांसपेरेंसी, एक जो लोगों के बीच में ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कि सारी चीजें एकदम से ओपन है, कोई चीज छुपी हुई नहीं है, सारी चीज क्या है लोगों के सामने ओपन है ना, उसको लोग देख सकते हैं, उसमें किसी प्रकार का गड़बड़ झाला जो है वो नहीं होगा, चीजें सारी एक्यूरेट रहेंगी। आरटीआई को लेकर जो है वो पैराग्राफ हो गया है, आपके पास सारी चीजें जो हैं इसमें इंक्लूड हो गई है। यू ऑर्डर्ड अ फ्यू कंप्यूटर्स फॉर योर ऑफिस स्टाफ, व्हेन द सप्लाई अराइव्ड यू फाउंड 2 कंप्यूटर्स इन डैमेज्ड कंडीशन। देखो कुछ कंप्यूटर्स ऑर्डर किए थे ऑफिस स्टाफ के लिए, जब सप्लाई पहुंची तो तुम्हें 2 कंप्यूटर्स डैमेज कंडीशन में मिले, तो आपको सप्लायर को क्या करना है, लेटर लिखना है गिविंग डिटेल्स ऑफ द डैमेज एंड से व्हाट यू वांट द सप्लायर टू डू नाउ। तो अब आप लोगों के सामने ये है ना। अब आपको रेफरेंस नंबर कोई भी, जैसे आपने लिख दिया 12, 13, 14, ये रेफरेंस नंबर हो गया आपका, है ना। और यहां आप डेट भी लिख दो 25 दिसंबर 2023, है ना। और अब आपको क्या करना है, किसको लिखना है, HP कंप्यूटर लिमिटेड, नवी मुंबई, मुंबई। सब्जेक्ट है डैमेज कंप्यूटर्स। डियर सर, इट इज टू इन्फॉर्म यू दैट वी हैव परचेज्ड 110 computers on the model 1515 second supplied by you as per order number इतना इतना इतना, है ना। और देखो फॉर्मेट आपको आना चाहिए, लैंग्वेज आप बना ही लोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। है ना। टू हैव अराइव्ड in damaged condition, their system is damaged and they can't be used by our staff. It appears the damage was caused during transports. This fact was brought to the notice of the transporters and they have given a signed note accepting this position. I am enclosing this note for your information. I shall be grateful if you will make necessary adjustment in the bill. I also request you to send the replacement soon. ठीक है। और इसके बाद आप लोग थैंकिंग यू लिख दोगे, है ना। क्या लिखोगे, थैंकिंग यू या थैंक यू, थैंकिंग यू और योर्स फेथफुली। वो नाम वाम जो है वो तो बाकी का सेम ही है, तो इसमें मतलब चीजें सब में सेम ही रहेंगी, बस आपको ध्यान रखना है कौन सी चीज कहाँ और किस तरीके से आप लोगों को लिखनी है, तब जाकर ही आप अच्छे ढंग से इस चीज को समझ पाओगे, कर पाओगे। आई सर्टेनली डिफर विद यू इन दिस मैटर, है ना। आई सर्टेनली डिफर विद यू इन दिस मैटर। चलो इसका बताएंगे, आई सर्टेनली डिफर विद यू इन दिस मैटर। देखो इसका जो आंसर हम करेंगे वो देखो, देखो डिफर अपने साथ विद नहीं लेता, फ्रॉम लेता है ना। आई certainly differ from you in this matter.
डिफर के साथ फ्रॉम का यूज करते हैं। डिफर के साथ फ्रॉम का यूज करते हैं। डिफर के साथ फ्रॉम का यूज करते हैं। So it is my pleasure to congratulate you for your success in the civil service examination. चलो इसको बताओ भाई एक बार। It is my pleasure to congratulate you for your success in the civil service examination. देखो जरा तो क्या हो जाएगा आंसर? देखो कॉन्ग्रेचुलेट के साथ ऑन का यूज करते हैं, ये तो आप जानते हैं। It is my pleasure to congratulate you on your success in the civil service examination. In the civil service examination. तो ये आपने क्या कर दिया, यहाँ ऑन लगा दिया। कॉन्ग्रेचुलेट के साथ ऑन लगाते हैं। कॉन्ग्रेचुलेटेड के साथ ऑन लगाते हैं। द होम मिनिस्टर रिटर्न टू दिल्ली द डे आफ्टर यस्टरडे, है ना, आफ्टर विजिटिंग चाइना। यस्टरडे द डे आफ्टर नहीं होता, द डे बिफोर यस्टरडे होता है ना, द बिफोर यस्टरडे। तो लिख दोगे द होम मिनिस्टर है ना, रिटर्न्ड टू दिल्ली the day before yesterday after visiting China. After visiting China, huh? They could not build up a defense because they did not know which way the attack was going to come from. They could not build up a defense because they did not know, वो नहीं जानते which way the attack was going to come up. ठीक है, देखो दे कुड नॉट सही है, उधर डिड नॉट नो ठीक है। विच वे द अटैक, ये गोइंग टू तो फ्यूचर की बात करता है, इसको तो हटाएंगे नहीं हम, इसको तो हटा देंगे, तो इसको कर देंगे वॉज कमिंग फ्रॉम हो जाएगा, वॉज कमिंग फ्रॉम कर दो, है ना, या वुड कम फ्रॉम हो जाएगा, या वुड कम कर दो, वुड कम, है ना। तो आंसर मैं इधर लिख देता हूं आप लोगों के लिए।
they could not build up a defense because they did not know which way the attack was coming from, या would come ना, would come हो जाएगा। चलो देखो सामने है आपके, देखिएगा जरा। द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन फॉर्मिंग कैरेक्टर एंड ओपिनियन इज वेरी ग्रेट एंड वेल रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑल। देखो, द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन फॉर्मिंग कैरेक्टर एंड ओपिनियन इज वेरी ग्रेट एंड वेल रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑल। देखो, शिक्षा का जो महत्व है कैरेक्टर के निर्माण में और किसी व्यक्ति की राय के निर्माण में इज वेरी ग्रेट, और सभी लोगों के द्वारा इसको माना जाता है। द जेन्युइन बिलीफ थ्रू नॉट यूजुअली unconsciously acquired by most children, and even if they depart from these beliefs in later life, something of them remain deeply implanted, ready to emerge in a time of stress of crisis। अब जरा देखो, जो genuine belief है through not usually unconsciously acquired by most children, इसको ज्यादातर बच्चों के द्वारा एक्वायर नहीं किया जाता। इवन इफ भले दे डिपार्ट फ्रॉम दीज बिलीफ इन लेटर लाइफ, वो भले ही आने वाले जीवन में इस दौर से गुजरे, समथिंग ऑफ देम रिमेन डीपली इम्प्लांटेड, रेडी टू इमर्ज इन अ टाइम ऑफ स्ट्रेस ऑफ क्राइसिस। तो ये तो जरूरी है कि जब क्राइसिस का टाइम होगा तो ये चीजें वहां काम आएंगी, आपका कैरेक्टर काम आएगा, आपका ओपिनियन काम आएगा। और वो कौन तैयार कर रहा है? एजुकेशन। एजुकेशन इज एज अ रूल द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑन द साइड ऑफ व्हाट एग्जिस्ट एंड अगेन फंडामेंटल चेंज। थ्रेटन्ड इंस्टीट्यूशंस while they are still powerful process themselves of the education machine and instill a respect for their own excellence into the malleable minds of the young. Reformers retort by trying to dust their opponents from the position of vantage. The children themselves are not considered by either party. They are merely so much material to be recruited into one army to the other. If the children themselves were considered, education would not aim at making them belong to this party or that, but at enabling them to choose intelligently between the parties. It would aim at making them able to think, not at making them think what their teachers think. एजुकेशन इज अ पॉलिटिकल वेपन। एजुकेशन क्या है? एक पॉलिटिकल वेपन है। कुड नॉट एग्जिस्ट इफ वी रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। अगर हम बच्चों के राइट्स का रिस्पेक्ट करें तो फिर ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये पॉलिटिकल वेपन। इफ वी रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन वी शुड एजुकेट देम सो एज टू गिव देम द नॉलेज and the mental habits required for forming independent opinion. But education is a political institution endeavors to form habit to circumscribe knowledge in such a way as to make one set of opinion inevitable. तो ये आपको कहा गया है कि एक्चुअल में एजुकेशन का ट्रू एम जो है वो क्या है। तो पैराग्राफ
आप लोगों को एक बार, दो बार, तीन बार आपको जब तक पढ़ना है, जब तक ये चीज जो है आपको समझ नहीं आ जाए। ठीक है ना? पढ़ लो एक बार और इसको, देखो आपके सामने है, फिर मैं बताता हूं इसका। पढ़ लिया भाई यहां तक? चलो ये और पढ़ो एक बार, फिर हम आगे की बात करेंगे आप लोगों से। हो गया भाई सबका? चलो, तो ये देखो हमारा ट्रेसी है, कौन कौन सी बातें इसमें दी गई हैं वो आपके सामने देखो, मैं बताता हूं। देखो, ट्रू एम ऑफ एजुकेशन, टाइटल हमने लिख दिया, क्या है? ट्रू एम ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। देखो, अब एक एक लाइन को मैं आपको पैसेज में बताता चलूंगा, एक बार पूरा पढ़ लेता हूं ना। देखो, एजुकेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द कैरेक्टर एंड ओपिनियन ऑफ चिल्ड्रन। देखो, जैसी एजुकेशन होगी वैसा ही एक चाइल्ड का कैरेक्टर होगा और उसकी ओपिनियन होगी, है ना? यही बात इसमें कही गई थी। द लेसन learned by the children from their parents and teachers last throughout their life, and so the reformers and politicians try to keep education under their control and use education as a tool to frame one-sided opinion for their own advantage। अभी होता क्या है कि बच्चा जैसा पढ़ेगा ना, तो वो अपने पूरे जीवन भर उसी प्रकार की बातों को फॉलो करेगा या उनको आगे बढ़ाएगा। तो लेसन जो उसके माता पिता, टीचर्स के द्वारा पढ़ाए जाते हैं वो जीवन पर्यंत रहते हैं। इसीलिए जो रिफॉर्मर्स होते हैं और पॉलिटिशियंस होते हैं वो कोशिश करते हैं एजुकेशन को अपने कंट्रोल में रखने की, ताकि एजुकेशन को एक टूल की तरह काम लिया जाए, वन साइडेड ओपिनियंस फॉर देयर ओन एडवांटेज। इफ द राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन आर गिवन ड्यू वेटेज, देन अगर ये राइट चिल्ड्रन को ही दे दिया जाए, वी शुड एजुकेट देम टू थिंक क्रिटिकली एंड जज independently। Education to be true to eat salt must be kept from all kind of social and political influences and prejudices। अगर बच्चों को पूरी फ्रीडम दी जाएगी तो फिर बच्चे क्या करेंगे? एजुकेशन टू बी ट्रू टू ईट सॉल्ट, है ना? और इसको उन सभी चीजों से दूर रखा जा सकता है, चाहे वो सोशल और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है और चाहे वो झूठे बिलीफ है, उनसे दूर रखा जा सकता है बच्चों को। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? गिवन ड्यू वेटेज, देन वी शुड एजुकेट देम टू थिंक क्रिटिकली एंड जज इंडिपेंडेंटली। तो फिर अगर ऐसा करेंगे तो फिर बच्चा इन सोशल प्रिजुडाइस और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से दूर बना रहेगा। तो इसमें इस चीज को बताया गया है। ठीक है ना? आपने पैसेज पढ़ ही लिया होगा। देखो, यही तो बात कही गई है कि द जेन्युइन बिलीफ थ्रू not usually unconsciously acquired by most children, है ना? जिसको बच्चे acquired करते हैं, भले they depart from these belief in later life, something of them remain deeply implanted। जो चीजें उनको बताई गई हैं वो जीवन में कहीं ना कहीं उनके जीवन में रहती हैं, और जब क्राइसिस का टाइम होता है तो वो चीजें इमर्ज होती हैं। दिल्ली जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आती है। इसको देखो, दिल्ली जाने वाली ट्रेन, तो ट्रेन सब्जेक्ट है, द ट्रेन कहां के लिए? फॉर दिल्ली। आती है, अराइव्स कहां? ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 1। ये बन जाएगा आपका। मेरी त्वचा जाड़ों में या सर्दियों में? सर्दियों में बहुत रूखी हो जाती है, तो माई स्किन गेट्स वेरी ड्राई इन विंटर। माई स्किन गेट्स वेरी ड्राई इन विंटर। वह धारा प्रवाह इंग्लिश बोलता है, तो ही स्पीक्स, धारा प्रवाह को कहेंगे फ्लुएंट अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश, तो ही स्पीक्स फ्लुएंट इंग्लिश। मेरी अगले साल अमेरिका जाने की योजना है, तो आई इंटेंड या आई प्लान टू गो टू अमेरिका नेक्स्ट ईयर, है ना? तो ये जो है ये आपका फिक्स्ड फ्यूचर प्लान है ना। तो उसको किससे लिखा जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट से। प्रेजेंट इंडेफिनिट से लिखते हैं इसको। उसे मधुमेह की तकलीफ है,
मधुमेह को क्या कहते हैं? डायबिटीज। और सफर का मतलब तकलीफ, और सफर के साथ क्या आता है? फ्रॉम। तो ही सफर्स फ्रॉम डायबिटीज। द क्वेश्चन इज एवरी ऑफ देम गॉट अ प्राइज इन द फ्यूचर, है ना? ये बताना है ना? एवरी ऑफ देम। तो अब यहां आपको एरर जो है फाइंड आउट करनी है। अब मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूं कि एवरी जो है ना वो सिर्फ डिटर्मिनर है। एवरी ऑफ का यूज करना गलत होता है। एवरी के साथ में आपको सीधा नाउन लगाना पड़ता है। तो इस कंडीशन में यहां एवरी ना आकर आप ईच का यूज करो। ईच प्रोनाउन भी है और डिटर्मिनर भी है। तो अभी आपका जो आंसर बनेगा, मैं यहां से ये हटा देता हूं। तो अभी जो आपका आंसर बन रहा है वो कुछ ऐसे बनेगा। इसका हो जाएगा आपका ईच ऑफ देम, ठीक है, गॉट अ प्राइज, है ना, इन द फंक्शन, इन द फंक्शन, है ना। ईच ऑफ देम गॉट अ प्राइज इन द फंक्शन। वुड यू लाइक अदर कप ऑफ कॉफी? अदर कप ऑफ कॉफी। तो यहां क्या करने वाले हो आप बताओ? आंसर जो है वो आपका कौन सा होगा? तो यहां सिंपली मैं बता दूं, यहां अदर नहीं आएगा, अनादर। अनादर का मतलब होता है दूसरा, है ना, और ये होता है दूसरा। इसके बाद तो नाउन भी प्लूरल आता है, इसके बाद सिंगुलर आता है, तो आप अदर नहीं अनादर यूज करोगे। तो अब सेंटेंस आपका बनेगा कि वुड यू लाइक, है ना, another cup of coffee, another cup of coffee। ये बनेगा आपका यहां सही आंसर, ठीक है भाई। I have some another sugar we could use। I have some another sugar। सम के साथ हमेशा किसका यूज करते हैं? अदर का यूज करते हैं। ये फिक्स्ड है। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि सम के साथ जो है ना हम किसका यूज करते हैं? अदर का यूज करते हैं, ठीक है। किसका यूज करते हैं? अनादर का, सॉरी अदर का करते हैं ना, हाँ अदर का करते हैं। सम के साथ फिक्स्ड है ना। तो आई हैव सम other sugar we could use। She will often be found sitting all alone on the seashore, है ना। She will often find out मतलब ये पास्ट हैबिट है, और पास्ट हैबिट के लिए या तो वुड लगाओ, है ना। तो आंसर जो आप करोगे यहां करोगे सी वुड ऑफन बी फाउंड सिटिंग ऑल अलोन ऑन द सी शोर। सी शोर। एड ऑन, अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो जरा आप, एड ऑन करना, हम क्या करते हैं? किसी चीज में एड ऑन करते हैं, यानी इंक्लूड इन अ कैलकुलेशन, है ना। किसी भी चीज को क्या कर लेना? सम्मिलित करना, है ना, सम्मिलित कर लेना, है ना। अब इसको आप सीधा याद कर लो, सम्मिलित करना, है ना, किसी कैलकुलेशन में एड ऑन करना, बढ़ाना उस चीज को आगे। यू मस्ट एड द वेट ऑन टू द प्राइस दे गिव, यानी आप जैसे 20 रुपीज है तो एड ऑन करो, जिसमें इसमें 12 रुपए का और कोई चार्ज लग गया तो आपने एड ऑन कर दिया। जो संख्या है वो बढ़ती गई, एड ऑन होती गई, एड ऑन होती गई, है ना। इंक्लूड इन अ
कैलकुलेशन, क्या हो जाएगा, इंक्लूड इन अ कैलकुलेशन। बैक आउट ऑफ, बैक आउट ऑफ का मतलब क्या होता है, देखो, फेल टू कीप एन एग्रीमेंट या अरेंजमेंट, है ना। समझौता निभाने में, समझौता ना निभा पाना, उसमें समझौता निभाने में असफल होना, अरेंजमेंट पूरा नहीं कर पाना। सी बैक्ड आउट ऑफ द अरेंजमेंट एग्रीमेंट एट द लास्ट मिनट, और अंतिम क्षण में उसने अपने एग्रीमेंट को क्या कर लिया, बैकआउट कर लिया, उसको वो आगे चला नहीं पाया, तो उसको बैकआउट ऑफ कहते हैं। फ्लिकी आरएस मेंस क्वेश्चन बैंक में 7500 क्वेश्चन हैं, जो 24 सब्जेक्ट के, जो भी आपके 315 टॉपिक करंट अफेयर सहित हमने इसमें फ्रेम करे हैं, उसमें जो आपके 7500 क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे सिलेबस को कवर करते हुए पेपर 4 को भी, हिंदी इंग्लिश को भी हमने कवर करा है। तो अभी आपके चारों के चारों पेपर कवर हो जाते हैं, सारे सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं, रिवीजन हो जाएगा, अच्छी तैयारी हो जाएगी, इतने आइडियाज़ मिल जाएंगे और इनिशियली आपको इतने सारे क्वेश्चन ही मिल जाएंगे जिससे भी आपके लिए ये पता रहेगा कि ये चीज़ें आ सकती हैं या ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक कंप्लीट तैयारी का पूरा पैकेज बना है। क्वेश्चन बैंक आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाला है। पढ़ाई करिए फ्लिकी क्वेश्चन बैंक के साथ। धन्यवाद।